सो हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ आंसर्स हैं जो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए इनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं। ये ध्येय आईएएस का जो है सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा विशेष का ये सुशासन पर नोट्स हैं। तो देखते हैं सुशासन, ये जो भी है वो गवर्नेंस पे जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नोट्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है सुशासन की अवधारणा और उससे जुड़े हुए पक्ष। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शासन की अभिकर्ता नागरिक समाज बाजार एवं सरकार। शासन के अभिकर्ता नागरिक समाज बाजार एवं सरकार। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, या इसे कह देते हैं पॉइंट्स हैं जिन पे हमें लिखना है या पढ़ना है। पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता से जुड़े मुद्दे, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, नवीन कदम क्या है, ई गवर्नेंस में अवधारणा क्या है, इसकी मॉडल और उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका क्या है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुशासन क्या है। तो सबसे पहले तो हम आएंगे इस पे कि सुशासन क्या है, उसके मुख्य तत्व क्या हैं और भारत में क्या प्रयास किए जा रहे हैं गुड गवर्नेंस के। तो सुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है सु और शासन। सु उपसर्ग का तात्पर्य है शुभ, अच्छा या बेहतर। जिसे इंग्लिश में नहीं कहते हैं गवर्नेंस गुड गवर्नेंस या बेहतर, अर्थात सुशासन का तात्पर्य है बेहतर शासन। जनोन्मुखी नीतियां हो, जनोन्मुखी मतलब जनता के लिए हो। फिर जन सहभागिता को बढ़ावा दें, जनता के प्रति जवाबदेह हो। अब यहाँ पे अवधारणा पढ़ते हैं। एक अवधारणा के रूप में यह संकल्पना 1992 में विश्व बैंक द्वारा प्रतिपादित की गई थी। विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है तथा इसका नागरिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक माना गया है। किंतु विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त इस अवधारणा में कमतर मतलब कम सरकार हो, मिनिमम गवर्नेंस हो पर बल दिया गया है तथा निजी क्षेत्र की आर्थिक के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में भूमिका बढ़ाने पर बल दिया है। जिसे नहीं कहते हैं कि आप अपने कुछ परसेंट का, जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हों वो अपने कुछ प्रॉफिट परसेंटेज को जन भागीदारी में लगाएं, है ना। फिर उसके बाद सुशासन क्या है, उसके आवश्यक तत्व तो अब देखते हैं हम क्या है। तुमने देख लिया सु और शासन। सुशासन की अवधारणा के फलितार्थ होने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यक तत्व हैं। क्या है? सत्ता की वैधता हो मतलब कि सत्ता कुछ ड्यूरेशन के लिए फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद क्या हम देखते हैं, विधि का शासन हो, लॉ हो। फिर नागरिकों की सहभागिता हो, राजनीतिक जवाबदेहिता हो। तो यह इसके आवश्यक तथ्य हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर सत्ता की वैधता से हम क्या, अगला हम देखते हैं सत्ता की वैधता से हम क्या समझते हैं। तो सत्ता की वैधता क्या है ये देख लेते हैं। विधि का मतलब संविधान। विधि संविधान के द्वारा स्थापित सत्ता हो, समझे। विधि द्वारा स्थापित संस्था होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए। विधि जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाई गई हो। विधि जो हो जन आकांक्षाओं, पब्लिक प्रॉफिट के लिए बनाई गई हो, पब्लिक डीलिंग के लिए बनाई गई हो। और विधि का शासन हो, कानून सर्वोच्च हो, कानून के समक्ष सभी नागरिक हो। फिर उसके बाद आते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, नागरिक सहभागिता हो। शासन में सभी स्तर पर नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक जवाबदेहिता होनी चाहिए। राजनीतिक नेतृत्व की जवाबदेहिता तय की जाए कि जनता के प्रति, संसद के प्रति जवाबदेहिता कहाँ होगी, जनता के प्रति होगी, संसद के प्रति होगी और संविधान के प्रति होगी और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के प्रति होगी। उसके बाद देखते हैं भारत में प्रयास क्या है इसके। भारत में सुशासन की अवधारणा 1990 के दशक के बाद आकार लेने लगी है। वैश्वीकरण के कारण वैश्वीकरण हुआ तो उसमें क्या हुआ, अवसर बढ़ा है। भारत और विश्व के लिए आकांक्षाएं बढ़ी हैं। आर्थिक विकास के प्रति इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा। अपने अधिकार एवं सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर जो है आकांक्षाएं बढ़ी हैं। उसके बाद देखते हैं हम, इसके परिणाम स्वरूप दबाव बढ़ा है। राज्य में पर दबाव, हमारे जो स्टेट है उस पर दबाव पड़ा है। बाजार मार्केट पे दबाव पड़ा है कि हमें ये उपलब्धता देनी है लोगों को, इतना प्रोसेस, इतना जो है
हमें वैक्सीन बनानी है, जैसे हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इंडिया की बेस्ट मानी जाती है, तो उन पर दबाव पड़ा है कि हमें अफ्रीका और भी कॉन्टिनेंट को प्रोडक्ट जो है उपलब्ध करवाना है। यही वह पृष्ठभूमि है जब शासन की अवधारणा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है तथा शासन के सभी पक्षों को नवीन रूप से पुनर्भाषित करने का प्रयास किया गया है। यही वह पृष्ठभूमि, क्या ग्लोबलाइजेशन की जो पृष्ठभूमि है कि अब सभी मिलकर जो है नए आर्थिक ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए शासन के सभी पक्षों को नवीन रूप से पुनर्भाषित करने का प्रयास किया गया है। शासन के पक्ष क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है शासन के, और व्यवहारिक पक्ष हैं, और उद्देश्य हैं। सैद्धांतिक पक्ष हम देख लेते हैं। तो शासन में सैद्धांतिक पक्ष क्या है कि सिद्धांत है, प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए हमारे, तो वो संविधान हमें देता है। संविधान में हम लिख देते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स को मानते हैं, उन्हीं उसूल को मानते हैं। फिर व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्यवहार मतलब सरकार है भाई। संविधान अपने आप तो ये लागू हो नहीं जाएगा, उसके लिए कोई सिस्टम चाहिए, तो वो सरकार है। सामाजिक न्याय, उद्देश्य क्या होना चाहिए इसका? सोशल जस्टिस। उसके मतलब सैद्धांतिक पक्ष हो गया शासन का, व्यवहारिक पक्ष हो गया, और उद्देश्य हो गया। संविधान क्या है? यह सरकार की संरचना को बनाता है, यह सरकार की संरचना को बनाता है। यह सरकार के अधिकार एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। सरकार का क्या अधिकार है और क्या कर्तव्य है, क्या करेगी सरकार हमारे लिए। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, सरकार भी और नागरिकों को भी। फिर उसके बाद देखते हैं, यह सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध को परिभाषित करता है। नागरिक और सरकार कैसे इंटर रिलेटेड है? संविधान के थ्रू। अब सरकार देखते हैं, तो सरकार के क्या अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका, और न्यायपालिका जुडिशरी। इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो विधायिका हो गए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर उसके बाद इकाई कौन कौन से हैं? तो है सेंटर, राज्य, स्टेट, स्थानीय शासन, स्वशासन, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत, ये सब हो गए स्थानीय शासन। उसके बाद देखते हैं विधायिका क्या है? जन आकांक्षाओं को कानूनी रूप देना, ये विधायिका कार्य है। कार्यपालिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना, कार्यपालिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। तो कार्यपालिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। प्रशासनिक जवाबदेहिता होती है कार्यपालिका की, जो एग्जीक्यूटिव है हमारी, उसकी कुछ प्रशासनिक जवाबदेहिता होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वित्तीय जवाबदेहिता होती है कि जो आपने पैसा खर्च किया वो कहां खर्च किया। फिर उसके बाद जनमत का निर्माण होता है। कार्यपालिका की बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो इसमें 2 होते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, इसका कार्यपालिका काम क्या है? नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। पारदर्शी, लागत प्रभावी और दक्ष एवं त्वरित। पहला तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लागत प्रभावी होना चाहिए। ये नहीं कि 100 रुपए का काम 1000 रुपए में हो रहा है तो सारा बजट ही खत्म हो जाएगा। जहां जितने 1000 करोड़ में 4 सड़कें बननी थी, वहां आधी ही सड़क बन पाई। तो लागत प्रभावी होना चाहिए, और दक्ष और त्वरित हो, तुरंत हो। यह नहीं कि एक साल जो 100 करोड़ की 1 साल में बननी है वो 10 साल लग रहे हैं, तो 8 साल तो जनता को जो दिक्कत हुई, जो रोड पे पेट्रोल फूका, जितने एक्सीडेंट हुए, जो सरकार को वहां पे जितने मरे लोग उनको 5 लाख का मुआवजा देना पड़ा, तो कितने करोड़ों का नुकसान हो गया। अगर वो प्रोजेक्ट जल्दी बन जाता तो इतना सब कुछ बच जाता और लोग भी खुश रहते, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ता। इसीलिए क्रियान्वयन में दक्षता होनी चाहिए और त्वरित होना चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए और फास्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद न्यायपालिका देखते हैं, विवादों का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए। ये नहीं कि बीजेपी के समर्थन में जो है हम कोई भी बात कह दें। न्यायपालिका में विवादों का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए, अमीरों और गरीबों में भेदभाव नहीं, कि माल्या चला गया उसको छोड़ दिया, और जो छोटा उद्योगपति है इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया में ही घर है, कहीं बाहर जाना नहीं, उसको पकड़ के तुमने जो है उसकी जमीन जब्त कर ली और माल्या का कुछ उखाड़ नहीं पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, विवादों का निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए। मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका संरक्षक होना चाहिए न्यायपालिका को, जुडिशरी की बात हो रही है। फिर सरकार में अंग होते हैं और इकाई होती है, सरकार का अंग और इकाई में सरकार की 3 इकाइयां बटी हुई, केंद्र, राज्य, स्थानीय। ठीक है, हमने ऊपर कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पढ़ ली। अब सरकार की इकाई में सरकार 3 इकाइयों में बटी है,
केंद्र, राज्य, स्थानीय विषय का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन में विषयों का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए। तो हमारे शेड्यूल में देखिए लिखा भी हुआ है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। तो लिखित संविधान के माध्यम से होना चाहिए इनका बंटवारा। व्याख्या के लिए न्यायपालिका है, अगर कोई कहीं पे दिक्कत आ रही है तो न्यायपालिका उसका इसको व्याख्या कर सकती है। शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था में व्यवस्था है, व्यवस्था को बनाए रखना और व्यवस्था में अतिशीघ्र परिवर्तन करना, ये शासन व्यवस्था है। कुछ मानक तय किया जाता है, मानक एवं नियम स्पष्ट निर्धारित होते हैं, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का। अच्छा, व्यवस्था क्या है? निजी जीवन में परिवार के नियम जैसे होते हैं, व्यवस्था क्या है? निजी जीवन में, हमारे जीवन में परिवार के कुछ नियम हैं कि भाई सामान ये लाएंगे, रोटी ये बनाएंगे, या ऐसा ऐसा काम ये करेंगे, या ये कमाई करेंगे, या हम डेली का शेड्यूल बांध लेते हैं कि भाई पेड़ों में पानी तुम डाल लेना इस दिन, कूलर में हम भर देंगे। तो ये निजी जीवन में परिवार के कुछ नियम बना लिए जाते हैं। या ऐसा समझ सकते हैं, दो मियाँ बीबी हैं, दोनों लोग जॉब करते हैं, तो वो कहता है अच्छा हम ये काम इस दिन हम कर लेंगे, या आज तुम ये कर लो, ये इतना हम दूध यहाँ इधर से हम ले आएंगे और तुम यहाँ से रोटी ले आना, ऐसा ऐसा कुछ नियम बना दिए जाते हैं। वैसे ही सार्वजनिक व्यवस्था होती है, समाज के व्यापक हितों को से और बेहतर लक्ष्यों से जुड़ी है। समाज के व्यापक हितों और बृहत्तर लक्ष्यों से जुड़ी है क्या? सार्वजनिक व्यवस्था, जो पब्लिक यूटिलिटी कहते हैं, पब्लिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये व्यापक और बृहत्तर लक्ष्यों से जुड़ी हुई थी। जैसे कि जल की व्यवस्था करना, नदियों का जो भूमि लेखन है उसको, उसकी लैंड रिकॉर्ड्स को सुधारना है, किसानों के हितों के बारे में सोचना, शुद्ध स्वच्छ रोड की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सरायों की व्यवस्था करना, सरकारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए गवर्नमेंट की। फ्री यूटिलिटी व्हीकल्स होने चाहिए, जैसे फॉरेन में, यूरोप में फ्री बसेस चलाई जाती हैं महिलाओं के लिए या पूरे पब्लिक के लिए। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संस्थाओं का निर्माण आवश्यक है। इसी निर्माण की आवश्यकता के कारण राज्य अस्तित्व में आया है। बात समझ रहे हैं भाई? कौन संस्था काम करेगी फ्री में सबके लिए? तो ये राज्य इसीलिए तो आया। स्टेट इसलिए थोड़ा आया कि केवल टैक्स वसूली करे और क्या कहते हैं, घपला करे। राज्य तो इसलिए आया है कि अगर टैक्स वसूला है तो उसमें पब्लिक के लिए वो एक कॉमन एंटिटी, कॉमन पब्लिक प्लेसेस बनाए, पार्क बनाए, पेड़ लगाए, हैं, सफाई सैनिटाइजेशन करे, पानी की व्यवस्था बनाए, गुंडागर्दी ना होने दे, ये सब राज्य के कर्तव्य हैं। व्यवस्थाओं को बनाए रखना, कानून एवं व्यवस्था सुरक्षा करना, सिक्योरिटी, महिलाओं का साथ अभद्रता ना हो, छेड़खानी ना हो, चोरी ना हो, डकैती ना हो, ये सब करना राज्य का यही कर्तव्य है। स्टेट है किस लिए? व्यवस्था में प्रगतिशील परिवर्तन करना, परिवर्तन सकारात्मक हो, नियोजित हो और निर्धारित मूल्यों पर हो। सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी के साथ हो, ये नहीं कि आपस में गाली गलौज करके परिवर्तन हो रहा है, जैसे मोदी जी ने उनको कहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियोजित हो और निर्धारित मूल्यों पर हो। इसके लिए कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और इन निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा। उसके लिए क्या है? जैसे हमारा पास इलेक्शन कमीशन है, इसी को शासन का नाम दिया गया, यही गवर्नेंस है। यह एक प्रक्रिया है जहां निर्णय लिए जाते हैं और निर्णयों को क्रियान्वयन किया जाता है। किसमें? शासन में। शासन में दो चीजें और है, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन। नीति निर्माण जन आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए नीतियां, नागरिक अधिकारों के विस्तारित करें, समाज को शोषित एवं वंचित वर्गों के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए उन नीतियों में। अच्छा, वैश्विक परिस्थितियों के साथ समायोजनता की क्षमता होनी चाहिए इन नीतियों में। अब नीति निर्माण देखें, शासन में नीति निर्माण होता है, अब उसका क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए? तो पॉइंट्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे, पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, दक्ष एवं प्रभावी होना चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, लागत प्रभावी हो, जवाबदेहिता हो, पहलकारी हो, प्रति उत्तर देने की क्षमता हो, निष्पक्षता हो और विकेंद्रीकरण हो। बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद देखते हैं पारदर्शी के बारे में, समझेंगे क्या है। नियम एवं प्रक्रियाएं स्पष्ट हो, अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित हो, सूचना की उपलब्धता एवं सूचना तक पहुंच होनी चाहिए सबको। ये होती है पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी।